कैसे हैं बच्चे। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस चैप्टर के द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पढ़ी हुई बातों को एक बार फिर से रिपीट कर ली। तो कल हम लोग अध्ययन किए थे पूर्वकालीन क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। पूर्वकालीन क्रिया में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई क्रिया ऐसे काम का संकेत देती है जो मुख्य क्रिया के पहले घटित हो चुकी होती है, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे रेहाना बैठकर सोचने लगी, यहाँ पे बैठकर पूर्वकालीन क्रिया हो गया। तो सोचने का काम हो रहा है किंतु लेकिन इससे पहले क्या हुआ, बैठकर, तो ये पूर्वकालीन क्रिया हो गया। तो क्या कहा कि मुख्य क्रिया के पहले जो घटित हो चुकी होती है उसे हम पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। तो इसमें सोचना हो जाएगा, जो बैठकर सोचने लगे तो सोचने इसका मुख्य क्रिया हो जाएगा, मुख्य रूप हो जाएगा। दूसरे वाक्य में जाने के काम पहले ही खाने का काम हो चुका है। दीप्ति खाकर चली गई तो जाने का काम के पहले खाने का काम हो चुका है, अर्थात खाकर पूर्वकालीन क्रिया है। फिर हम लोग धातु रूप कर जोड़कर पूर्वकालीन क्रिया कैसे बनाई जाती है इसके बारे में अध्ययन किया था कि खा में कर जोड़ने, जैसे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि पढ़ धातु है और उसमें ना शब्दांश जोड़कर पढ़ना अर्थात सामान्य रूप बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे कर जोड़कर पूर्वकालीन क्रिया बनाएंगे। बैठकर कर शब्दांश जोड़कर बैठकर हम पूर्वकालीन क्रिया बनाते हैं। करना क्रिया का धातु रूप कर है। इसमें पूर्वकालीन क्रिया बनाने के लिए कर में के का प्रयोग करते हैं या के जोड़ते हैं। अर्थात कर में अगर के जोड़ते हैं तो कर जोड़ के अर्थात करके, तो करके इसका पूर्वकालीन क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य से करवाता हो, अर्थात किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता हो, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या कहा गया, किसी अन्य से कार्य करवाता हो तब क्रिया का रूप प्रेरणार्थक कहलाता है। गोलू ने खाना खाया, माँ ने गोलू को खाना खिलाया। तो पहले वाक्य में हम लोग देखे कि खाने का काम जो है वह गोलू जो करता है स्वयं करता है, लेकिन दूसरे वाक्य में हम लोग देखे कि खाने का काम माँ जो है अन्य करता है, उसके द्वारा करवाया जा रहा है। इस प्रकार खिलाना प्रेरणार्थक क्रिया होता है। नेक्स्ट है द्वितीय क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती है। क्या कहा गया कि एक क्रिया से दो प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती है। ये क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। क्या कहा कि एक क्रिया अर्थात काम जो है उससे दो प्रेरणार्थक क्रिया बन सकती है। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखेंगे कि एक सामान्य क्रिया दिया है जैसे नहाना। तो नहाना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया नहलाना और द्वितीय हो गया नहलवाना। फिर है उठना, उठाना। नेक्स्ट है उठवाना। इसी तरह बैठना तो बिठाना, बिठवाना द्वितीय क्रिया में, ठीक है। पीटना, पिटाना, पिटवाना। चलना सामान्य क्रिया, प्रथम चलाना और चलवाना द्वितीय क्रिया। इस तरह नाचना, नाचना तो नचाना और नचवाना, ये द्वितीय क्रिया में आ गया। पढ़ना सामान्य क्रिया, पढ़ाना प्रथम क्रिया और द्वितीय क्रिया पढ़वाना। इसी तरह है खाना, प्रथम खिलाना और खिलवाना, ठीक है। नेक्स्ट है मिलना, तो इसका प्रथम मिलाना, द्वितीय मिलवाना। नेक्स्ट है हंसना सामान्य क्रिया, हंसाना प्रथम क्रिया और हंसवाना द्वितीय क्रिया। इसी प्रकार है देखना, देखना सामान्य क्रिया, दिखाना
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में होगा दिखलाना। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कि एक क्रिया से दो दो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है। हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे नहाना से नहलाना बना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरह हम लोग पीटना देखें तो पीटना का द्वितीय जो प्रेरणार्थक क्रिया है वह पिटवाना हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग अकर्मक क्रिया एवं सकर्मक क्रिया। वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या कहा है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है या नहीं, इस आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। दो भेद में जानेंगे, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया दिया है। तो अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती। जैसे गोलू रोता है, देवकी सोई है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, ठीक है, सीधे कर्ता पे पड़ता है और जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह आपका अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे गोलू रोता है और नेक्स्ट है देवकी सोई है। तो इन वाक्यों में कर्ता गोलू और देवकी के साथ क्रमशः रोता है और क्रियाएं सोई है, क्रियाएं आई है, लेकिन कर्म नहीं है। कि इस क्रिया में क्या बताया कि कर्ता है गोलू और देवकी, लेकिन कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी है और इसमें कर्म नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अतः ये अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, जिसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में केवल कर्ता की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया कि अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में सीधे कर्म की आवश्यकता नहीं, सीधे कर्ता की आवश्यकता होती है। अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में केवल कर्ता की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया है कि अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अकर्मक क्रिया के लिए कर्ता की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है और क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में कर्म हो और उस पर कर्म की अपेक्षा हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता हो। अकर्मक में हम लोग देखें कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता था, कर्म की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सकर्मक में क्या कहता है कि जब वाक्य में कर्म हो और क्रिया को उस कर्म की अपेक्षा हो, अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़े, तब वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म पे पड़े और अकर्मक में सीधे कर्ता पे पड़ता है। अनवर ने पत्र लिखा, पीटर ने ग्रंथ पढ़ा। तो इन वाक्यों में लिखा और पढ़ा क्रियाओं का प्रभाव कर्म, पत्र, ग्रंथ पर पड़ा है। ठीक है, एक में अनवर ने पत्र लिखा है, तो इन वाक्यों में लिखा और पढ़ा जो है, ग्रंथ पढ़ा, इसका प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ा है, एक पत्र और दूसरा ग्रंथ पर पड़ा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है।
ठीक है। तो अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पे पड़ता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पे पड़ता है। अकर्मक क्रिया के लिए वाक्य में केवल कर्ता की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं।